नमस्ते। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोगों को अब फिज़िक्स में थोड़ा डर कम हुआ होगा, क्योंकि हम काफ़ी लेक्चर्स अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इतने अच्छे से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं, साथ साथ आपको नोट्स भी मिलते जा रहे हैं, फिगर्स भी आपको इतने अच्छे से मिल रहे हैं। बस अब आपको मेहनत करनी है, अब टाइम आ गया है, अब काउंटडाउन स्टार्ट है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट हो जाइए पढ़ाई पर। ठीक है, बिना मेहनत के अगर आप सोचें कि आपको विक्ट्री मिल जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको विक्ट्री चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, संघर्ष करना ही पड़ेगा, है ना। अब संघर्ष करना किससे? नींद से। अभी जो टाइम है इसमें नींद बहुत आती है, तो आपको नींद से संघर्ष करना है, जगना है, फ़ोन साइड में रखना है, फ़ोन बंद करना है, सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, जल्दी उठना है, टाइम पे सोना है। ठीक है, अगर ये टिप्स आपने अभी एग्ज़ाम के टाइम पर अपना लिए तो आपके एग्ज़ाम की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। राइट, हम काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके 12th के कोर्स के हिसाब से है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, हम उसको चला रहे थे। इसमें से रे ऑप्टिक्स हमने काफ़ी बहुत अच्छे से कर लिया है, वेव ऑप्टिक्स बचता है, उसको भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी कराया जाए उसको अच्छे से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही रे ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम 4 चीज़ें करेंगे, और वो चारों ही चीज़ें मान के चलिए एग्ज़ाम में उन चारों में से एक तो 101% आएगा ही आएगा। नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, बहुत से डेली लाइफ में आप लोग यूज़ भी करते हैं। क्या है जो हम आज का टॉपिक लेने वाले हैं? वो है एप्लीकेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हमने जो ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है, हमने जो रे ऑप्टिक्स इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मिरर, लेंस फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, या हम ये कह सकते हैं इनकी साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या है। इन्हें जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ी, इस पे बेस कुछ डिवाइसेस हैं जो काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कहा जाता है, प्रकाशीय उपकरण कहा जाता है। हमें ऐसे ही कुछ प्रकाशीय उपकरणों के बारे में पढ़ना है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ना है, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ना है, जिनमें रे ऑप्टिक्स को ही काम में लिया जाता है। मतलब या तो रिफ्लेक्शन को काम में लिया जाएगा या रिफ्रैक्शन को काम में लिया जाएगा, या तो हम मिरर काम में ले रहे हैं या हम लेंस काम में ले रहे हैं। कौन से हैं ऐसे डिवाइसेस, बता सकते हैं आप? नाम तो कई सुना है आप लोगों ने। अगर मैं अभी स्लाइड ओपन करूंगी तो आप लोग आराम से कह देंगे अरे यार ये तो हमें पता था। क्या है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये दो ऐसे डिवाइसेस हैं जो लेंस फॉर्मूला पर या मिरर फॉर्मूला पर जो भी हमने रे डायग्राम्स बनाए उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, हमें जो माइक्रोस्कोप, जो आप लोग लैब में भी कई बार यूज़ करते होंगे, छोटा सा एक माइक्रोस्कोप होता है, वो आप लोग यूज़ करते हैं। उसका यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ है किसी छोटी चीज़ को बड़ा देखना। अगर हमें कोई नाम भी दर्शा रहा है, सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीज़ों को देखने वाले को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही वो सारे माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज को देखते हैं। फिजिक्स में भी आप लोग जब छोटा हमारे पास स्क्रू गेज या वर्नियर होता है या कोई भी छोटी स्केल होती है, तो उसको मेज़र करने के लिए, उसकी रीडिंग को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को ही काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमें उसी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। लेकिन अभी हमें ऑप्टिक्स के वे से पढ़ना है, पूरी डिटेल नहीं पढ़नी कि सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, वो सब तो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। हमें पढ़ना है हम रे ऑप्टिक्स को काम में लेके इस माइक्रोस्कोप को बनाते कैसे हैं, और बनाने के बाद हम उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। मतलब जो भी हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं उसकी संरचना को समझाएंगे और उसकी कार्यप्रणाली को समझाएंगे। ठीक है, दो तरह के माइक्रोस्कोप आपके कोर्स में हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जब आप लैब में एक छोटा सा गोला लेके वो हैंडल से देखते हैं ना, वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, जो आपको कई जगहों पर मिल जाता है। बच्चे
टॉय की तरह खेलते भी है उससे। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो सिर्फ लैबोरेटरीज में ही मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी टफ होती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, आप लोगों ने 11th में या 12th में प्रैक्टिकल किया हो, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी आप लोगों ने देखा था, चलदर्शी सूक्ष्मदर्शी भी आप लोगों ने देखा था, तो वो भी हमारा एक तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमें कवर करना है वो है टेलीस्कोप, दूरबीन। दूर की चीज को हमें अगर देखना है तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, टेलीस्कोप काम में लेते हैं। जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है, जिनको थोड़ा सा स्टार्स में और उसमें इंटरेस्ट होता है, वो लोग छोटे छोटे से दूरबीन से क्या करते हैं, स्टार्स को देखते हैं। आजकल तो फ़ोन में भी, एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में भी एक ऐप आ गई है जिसको आप डाउनलोड करके आप जहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर कौन से स्टार्स है वो आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करना आप, लेकिन एग्जाम के बाद करना, अभी मत करना। आप उसको बैठ के सर्च करना, यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करना कि वो कौन सी ऐप है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो आकाश है उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, अभी एट प्रेजेंट कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, स्टार की पोजीशन क्या है, कौन सा स्टार है, वो किस डायरेक्शन में है, वो किस तरह से दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हम बहुत आराम से देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होती है एस्ट्रोफिजिक्स। इसी तरह से जो दूसरी तरह का टेलीस्कोप हमें पढ़ना है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, परावर्तक प्रकार टेलीस्कोप। ठीक है, ये दो तरह के टेलीस्कोप हमें पढ़ने हैं और ये दो तरह के माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं। एग्जाम में मान के चलिए 100% इन चार में से एक क्वेश्चन बड़ा आता ही आता है, या तो बी में आएगा या सी में आएगा या डी में आएगा। और क्वेश्चन भी यही आएगा कि या तो सूक्ष्मदर्शी के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए उसकी संरचना समझाइए और उसकी कार्यप्रणाली समझाइए, या फिर टेलीस्कोप के लिए आ जाएगा। ये चार आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में याद करने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले से। वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप लोग एक छोटा सा स्फेरिकल हैंडल लेके देखते हैं लैब के अंदर, वो होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक किसी भी छोटी सी चीज को बड़ा देखने के लिए होता है और बहुत ही सिंपल वे में इसको हम ऑर्डिनरी वे में इसको यूज ले सकते हैं। हमें जो पढ़ना है उसका रे डायग्राम समझना है कि इसका रे डायग्राम किस तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम इसकी संरचना समझें, इसकी जो संरचना है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम उसको समझें और फिर कंस्ट्रक्शन समझने के बाद हम इसका रे डायग्राम समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में सिंपल कुछ नहीं है, एक उत्तल लेंस होता है, जो आप वो गोला गोला सा देखते हैं ना जिसमें कांच होता है, वो उत्तल लेंस होता है। तो ये हमारा उत्तल लेंस है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम जो ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, लेंस का बिल्कुल मिडल होता है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। जब अपन ने रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे तभी मैंने आप लोगों को समझाया था अलग अलग पोजीशंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें इमेज कैसे मिलती है, ये हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसी में से एक केस ये है जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखा है। तो कॉन्वेक्स के केस में यही केस ऐसा होता है जब इमेज हमें कैसे मिलती है, इमेजिनरी मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, काल्पनिक इमेज मिलती है। कैसे मिलती है, मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी पर है, ये ए बी पर हमारा ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको। ये ए बी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने। मान लिया ऑब्जेक्ट ने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था या जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर था उसके साथ जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, अल्फा बनाया, ये अल्फा एंगल है। ठीक है, अब दो रेज निकालनी होती है, रे डायग्राम में हमेशा से हम यही करते हैं, दो रेज निकालनी होती है। एक लेनी होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस में से गुजरती है। ठीक है, और एक लेनी है हमें ऑप्टिकल सेंटर में से, वो बिल्कुल बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब अगर अपन इसको यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रही है, आगे एक्सटेंड होती जा रही है, ऐसे कहीं मिलने की गुंजाइश ही नहीं दिख रही है। अदरवाइज क्या हो रहा था, दोनों रेज जहां मिल जाती थी वहां हमारी इमेज बन जाती थी। अब ये दोनों तो कहीं मिलने की गुंजाइश ही नहीं दिख रही है, तो और डाइवर्स हो रही है, बिखर रही है। तो इनको हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो इस एक पॉइंट पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट होती है।
जिस जगह पे इंटरसेक्ट होती है वहां हमें इमेज मिल जाती है। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज हमें ए डैश बी डैश मिली और लेंस के लेफ्ट साइड में मिली है, सीधी मिली है, रियल में नहीं मिली है, हमने एक्सटेंड करके की है, इसलिए ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक इमेज है, सीधी मिल रही है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको u से लिखते हैं, लेंस की से फोकस की डिस्टेंस को, जो फोकस पॉइंट है उसकी डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, f कहते हैं। मान लिया कि जहां हमें इमेज मिली है उसकी लेंस से डिस्टेंस, जिसको अपन v से भी डिनोट करते हैं, या हम उसको कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एंगल को समझना है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। हमने क्या किया, जिस हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट था उसी हाइट का एक पॉइंट हमने इमेज पर ले लिया। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसी हाइट का ए डैश क्यू हमारा इमेज ले लिया। ठीक है, अब हमें एंगल अच्छे से समझ में आ गया। इमेज ने जो लेंस के साथ एंगल बनाया है वो अल्फा एंगल दिख रहा है, ये वाला क्यू ए डैश सी, क्यू ए डैश सी, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है वो इमेज ने लेंस के साथ बनाया है, तो इसका एंगल क्या बन गया, अल्फा। और ऑब्जेक्ट था हमारा, सॉरी मैंने उल्टा बोला है, ये ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट ने, ए बी ने जो एंगल बनाया है वो है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, इससे हमें एंगल मिल रहा है बीटा। तो ऑब्जेक्ट ने और इमेज ने जो लेंस के साथ एंगल्स बनाए हैं वो बन गए हमारे अल्फा एंड बीटा। अल्फा है इमेज ने जो बनाया और बीटा है ऑब्जेक्ट ने जो बनाया, ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें डिस्टेंस, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो उसमें डिस्टेंस इतने काम नहीं आएंगे, उसमें एंगल्स काम में आएंगे, इसलिए हमने यही फिगर में एंगल्स बता दिए कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, डिस्टेंसेस जो जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ बता दिए। इसी रे डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अब हमें शुरू करना है हमारा डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन, मैग्निफिकेशन पावर का, आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता क्या हुई, सूक्ष्मदर्शी का काम है किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, तब जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है वो कितना बड़ा कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट को, वो उसकी कहलाती है आवर्धन क्षमता। अगर वो बहुत बड़ा कर रहा है, डबल कर रहा है या ट्रिपल कर रहा है, तो उसकी आवर्धन क्षमता ज्यादा है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 20% या 50% ही कर पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी आवर्धन क्षमता कम है। ऑब्जेक्ट की साइज को कितना बड़ा करके दिखाए वो कहलाती है उसकी आवर्धन क्षमता। हमें नेक्स्ट में यही डिराइव करना है कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कैसा होता है, कैसे आवर्धन क्षमता को डिराइव किया जाता है, हमें वही पढ़ना है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज है जो ये बता रही है, जो हमने पीछे रे डायग्राम बनाया उसी को ही एक्सप्लेन कर रही है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, जो हमारी वस्तु है उसको उत्तल लेंस के सामने रखा गया। कहाँ रखा गया, फोकस और लेंस के बीच में रखा गया। इसका जो प्रतिबिंब मिलता है वो आभासी, सीधी और आवर्धित होती है। ये सब ने रे डायग्राम में बना दिया। एक रफ रे डायग्राम यहाँ पे भी आपको बना के शो कर दिया गया है ताकि हम इसका डेरिवेशन आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए, जो हमारा मेन एम है वो है आवर्धन क्षमता की गणना करना, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, इसमें हम दो केसेस करेंगे। पहला केस ले रहे हैं आवर्धन क्षमता, जो मैग्निफिकेशन होता है ये हम लेंस फॉर्मूले में पहले डिराइव कर चुके हैं। फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है m, वो होती है v/u, या फिर इसको h2/h1 से भी लिखा जाता है। h2 क्या है, इमेज की हाइट, और h1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हम पिछले ही लेक्चर्स में लिख चुके हैं, हम उसी फॉर्मूले से जा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं, 1/f = 1/v - 1/u होता है। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हमारे इस गिवन केस के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे और m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला था, मैं एक बार वापस लिख देती हूँ यहाँ पे आपके पास, 1/f
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला हमारे पास लेंस फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, 1/u को लेफ्ट साइड में ले आए और 1/f को राइट साइड में ले आए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए। अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया v से। तो जब अपन ने यहाँ पे v से मल्टीप्लाई किया तो v इंटू 1/u, यहाँ पे v से किया तो v से v कट के 1 हो गया, यहाँ v/f बन गया। ठीक है, v/u इज इक्वल टू 1 माइनस vf आ गया। अब वैल्यू रख देते v। हमने पिछले केस में ही जहाँ फिगर बनाया था वहाँ हमने बताया था कि जो a डैश b डैश हमारी इमेज थी उसकी लेंथ से डिस्टेंस को या तो v लिखेंगे या फिर d लिखेंगे, और क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है इसलिए मेजरमेंट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे v को क्या लिख रहे हैं, माइनस d लिख रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ v है उधर हमने माइनस डी रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो m का फॉर्मूला क्या बन गया, v/u इज इक्वल टू 1 प्लस df। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारी नेत्र होती है, जो हमारी आंख होती है, उस पर एक प्रेशर लगता है। हमें ऐसा मतलब आंखों को फाड़ के ऐसे देखना पड़ता है, आंखों को स्ट्रेस करके हमें देखना पड़ता है। हम एक दूसरा कंडीशन और लेते हैं, जब हमारी इमेज a डैश b डैश पर न बनकर इन्फिनिटी पे कहीं बनी है, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, ठीक है, तो इस केस में हमारा m क्या बन जाएगा। अब क्योंकि अनंत पर है, अब हमारे पास डिस्टेंसेस तो है नहीं, इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम v कैसे निकालेंगे, क्योंकि v क्या हुई, इमेज की लेंथ से डिस्टेंस। जब वो इन्फिनिटी पे है तो वो अगर हम पुट कर देंगे, हम v की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा ना। इसलिए इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल्स को यूज करना पड़ेगा कि इमेज ने लेंस के साथ क्या एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने लेंस के साथ क्या एंगल बनाया। तो हमारा जो m बनेगा वो बनेगा β/l, जिसको हम टेंजेंट β/टेंजेंट अल्फा भी लिख सकते हैं। हम कई बार ये चीज कर चुके हैं। एंगल जब छोटा होता है तो चाहे हम उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हमने क्या कर दिया, उसके साथ टेंजेंट लगा दिया, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट निकालना बहुत ईजी होता है। कैसे निकालते हैं टेंजेंट, जैसे मान लिया ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये अल्फा एंगल बना, ठीक है, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गई हमारा परपेंडिकुलर। तो जो टेंजेंट अल्फा बन जाएगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से जब हमने हमारे फिगर के अकॉर्डिंग निकाला तो टेंजेंट बीटा मिला h0/f और टेंजेंट अल्फा मिला h0/d। f तो हो गई फोकस की डिस्टेंस, ठीक है, और d हो गई किसकी डिस्टेंस, जो हमारी इमेज बनी उसकी डिस्टेंस। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, h0 से h0 कट जाएगा, d रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन में क्या मिल गई, d/f। इस केस में हमारी जो आंख होती है वो नॉर्मल रहती है, स्ट्रेच नहीं रहती, कोई तनाव नहीं रहता है, सामान्य स्थिति में रहती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप कि सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम कैसा होता है, उसमें इमेज कैसी बनती है, और उसके लिए मैग्निफिकेशन का दोनों केसेस में, जब हमारा इमेज किसी फाइनाइट पोजीशन पे बन रही है और जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, उन दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन का, हमारी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जाम में कम पूछा जाता है क्योंकि ये छोटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि जब तक हमें सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो जस्ट एक, हम कह सकते हैं कि पुराने क्लासेस का रिवीजन है। जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना समझाइए, उसका रे डायग्राम बनाइए और उसकी कार्यप्रणाली समझाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना को समझेंगे तो उसमें यह होता है कि दो तरह के लेंसेज को काम में लिया जाता है। दोनों ही हमारे कैसे लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, दोनों के जो द्वारक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक लेंस ये है जिसका द्वारक मतलब जिसकी जो ये लंबाई है, या हम ये कहें कि जिसका जो साइज है वो छोटा होता है, और एक ये है जिसका साइज बड़ा है। ठीक है, जिस छोटे लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है। ए भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट के पास में जिस लेंस को रखा जाता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, ठीक है। और जिसको आंख के पास रखा जाता है इसको आई लेंस कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा, आई है आई के पास रखा जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर टेलीस्कोप देखते हैं, ये मान लिया हमारा टेलीस्कोप है, सॉरी माइक्रोस्कोप है, तो एक तरफ से तो आप आंख लगा के देखोगे और एक तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव हो गया और जो आंख की तरफ है वो आई लेंस हो गया, ठीक है। डिफरेंस क्या रखा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको छोटा रखा जाता है और जो आई लेंस है उसको बड़ा रखा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, लेकिन हमें उसको बड़ा करके देखना है इसलिए हमारा जो आई लेंस होगा वो बड़ा रखा जाता है। अब अलग अलग केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम एक जनरल केस पढ़ रहे हैं। पहले हम इसका रे डायग्राम समझते हैं। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एफ नॉट हमारा इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है, ठीक है। एफ ई इस आई लेंस का फोकस पॉइंट है, इसलिए नोटेशन भी इसी तरह से दिए गए हैं। एफ नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस पॉइंट, एफ ई मतलब आई लेंस की फोकस पॉइंट, सारे नोटेशन हम इसी तरह से दे रहे हैं। आगे भी जहां हम यू नॉट लिखेंगे या यू जीरो लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हो जाएगा, और जहां भी हम यू ई लिख रहे हैं वो आई लेंस। नोटेशन हम इस तरह से देते हैं ताकि हम आराम से समझ सकें, ठीक है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी से दो रेज आएगी, एक आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर वाली है वो तो सीधी निकल गई, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो फोकस में से पास होगी, जहां दोनों टकराई वहां पे जहां दोनों इंटरसेक्ट हुई वहां हमें इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। आई लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा ए बी और उसकी इमेज मिली ए डैश बी डैश, राइट। लेंस की ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस यू नॉट, लेंस से फोकस की डिस्टेंस एफ नॉट, लेंस से जो हमारी इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस वी नॉट, ठीक है। ये तीन चीजें होती है, यू वी और एफ। यू है इमेज की ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस, वी है इमेज की लेंस से डिस्टेंस, और एफ है फोकस पॉइंट की डिस्टेंस या फोकस दूरी जिसको अपन कहते हैं। अब जो ये हमारी इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये दूसरे वाले आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब जो आई लेंस का ऑब्जेक्ट बना वो ए डैश बी डैश बना। आई लेंस की फोकस कहाँ है, यहां है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो फोकस और लेंस के बीच में। जब फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसी मिली, जो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हमें इमेज मिली वो तो रियल इमेज मिली, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट करी है, और उल्टी मिली है। अब जो ये इमेज है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फोकस और लेंस के बीच में रखा गया है। एफ ई हमारा यहाँ पर है और ये हमारा लेंस है। तो जब भी फोकस और लेंस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है। तो इसकी जो वर्चुअल इमेज मिलेगी वो हमें यहाँ मिलेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। कैसे मिली, एक रे ये आई, ठीक है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब देखो ये डाइवर्स हो रही है दोनों रेस, ये दोनों रेस डाइवर्स हो रही है, इनको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें यहाँ पे इमेज मिल गई। जैसी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में इमेज मिली है, तो ये वर्चुअल इमेज हुई और इरेक्ट इमेज हुई। तो ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी फाइनल इमेज हमें ए डबल डैश बी डबल डैश मिली। रे डायग्राम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी रे डायग्राम से हमको हमारा क्या करना है, डेरिवेशन करना है, किसका, मैग्निफिकेशन पावर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक आपके लिए नोट्स के फॉर्म में ही है जिसको आप लिख के रख सकते हैं। जो भी मैंने अभी आपको समझाया पूरा उसी को ही लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक जो हमारा आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और अभिनेत्र जो हमारा आई लेंस हो गया। कैसे कहाँ रखा गया है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस होता है। जो आँख के पास रखा जाता है वो अभिनेत्र लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा होता है, अभिनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा होता है। जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया उसको लैंग्वेज में आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है
इसकी कार्य प्रणाली समझना, इससे प्रतिबिंब का बनना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने डिटेल में समझाया आपको पूरा रे डायग्राम में किस तरह से हमारी इमेज बनी। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी जो हमें इमेज मिली, ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो हमें इमेज मिली वो कैसी मिली, वास्तविक और उल्टी इमेज मिली, ए डैश बी डैश। अब जो ये ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसकी जो हमें इमेज मिलेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी, राइट। ये चीज पूरा हमने रे डायग्राम में समझाया। उसी की ही लैंग्वेज कैसे लिखनी है आपको एग्जाम में वो बताया। तो एग्जाम में भी आपको पूरा ऐसे लिख के आना है, पूरी संरचना को लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके रे डायग्राम का जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है उसको लैंग्वेज में लिखेंगे और रे डायग्राम बना के आएंगे। यहाँ तक हमारा संरचना का और प्रतिबिंब के बनने का या उसकी कार्यप्रणाली का काम हुआ। अब हमें करना है उसके लिए मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला डिराइव करना, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला डिराइव करना। चलिए ठीक है, जो न्यूनतम दूरी के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने बहुत न्यूनतम दूरी पे रखा है, उसके लिए जब आवर्धन क्षमता निकाली जाएगी तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा m, वो कितना बनता है, m का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब इमेज बहुत ज़्यादा दूर बनती है तो अब डिस्टेंसेस को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, उस केस में एंगल्स को लेना होता है। तो इमेज ने जो एंगल बनाया लेंस के साथ टेंजेंट बीटा और ऑब्जेक्ट ने जो मेरा लेंस के साथ एंगल बनाया अल्फा, उसका टेंजेंट ले लेंगे। इसी रेशो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिगर से हम टेंजेंट बीटा की और टेंजेंट अल्फा की वैल्यूज निकालते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा कि ये बना कैसे। ये हमारा फिगर है, ठीक है। टेंजेंट अल्फा कहाँ बन रहा है, ये देखिए, ये है हमारा अल्फा, इस फिगर में ये है अल्फा एंगल। तो ए ये वाला हमारा हो गया ट्रायंगल जिससे हमने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाली। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बन गया ए डबल डैश क्यू, जिसको हम ए बी भी कह सकते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर बना ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए डबल डैश क्यू सी डैश। इससे हमारा जो टेंजेंट अल्फा निकलेगा वो निकलेगा ए डबल डैश क्यू अपॉन ए डबल डैश सी डैश, ठीक है। जो ए डबल डैश क्यू है वो ए बी के इक्वल है, तो हम इसको ए बी अपॉन ए डबल डैश सी डैश भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इमेज बनी है, ये फाइनल इमेज ये बनी है। इसने जो लेंस के साथ एंगल बनाया है वो बीटा है। बीटा के लिए क्या बन जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश। जो टेंजेंट बीटा बन जाएगा वो बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश, राइट। ये टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा निकल गया। इससे हमने हमारा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। टेंजेंट बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी और टेंजेंट अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, राइट। ये जो वैल्यू थी ये किसके लिए थी, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन थी, इसलिए हमने इसको MO कह दिया, ठीक है। और जो ये वैल्यू है ये क्या है, जो हमारा आई लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन है, इसलिए हमने इसको ME कह दिया, राइट। MO और ME की वैल्यू हम पिछले जो फॉर्मूला था उसमें डिराइव कर चुके थे। एक बार जब हमने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा, सरल जो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हमने दो केस पढ़े थे। एक बार जब हमने ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा, उस केस में जो हमें इमेज मिली, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, उस केस में जो हमें इमेज मिली। उन दोनों केसेस में जो मैग्निफिकेशन मिली उनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। ये हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कि कोई चीज़ हमें स्पेसिफिक दे रखी हो, जैसे कि हमारी जो एक, जैसे मान लिया ये मेरा एक वो ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये मेरा आई लेंस है, इनको हम किसी न किसी एक
ट्यूब के अंदर रखेंगे। अगर आप लेबोरेटरी में टेलीस्कोप देखते हैं या माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें एक तरफ लेंस होता है, दूसरी तरफ लेंस होता है और बीच में पूरी एक ट्यूब होती है। तो मान लिया इस ट्यूब की लंबाई L है, ठीक है, L लंबाई की ट्यूब है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, तो V0 की वैल्यू L बन जाएगी, U0 की वैल्यू F बन जाएगी। इसको हमने हमारे गिवन फॉर्मूले में रख दिया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नली की लंबाई और चेंज भी हो सकती है, हम ऑब्जेक्ट को अगर और अलग अलग पोजीशंस पे रखें तो हमारी नली की लंबाई V0 प्लस UE भी हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग केसेस है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, एग्जाम में केवल जो हमने पिछली स्लाइड में M डिराइव किया वहीं तक करके आना है, उसके आगे नहीं करना है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोप कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने दोनों तरह के माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है वो हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो आएगा टेलीस्कोप। 2 तरह के टेलीस्कोप आपके कोर्स में हैं, हम उन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।